हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश की बात की जाए तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत काल का पांचवा और अंतिम वंश था। ठीक है, इसका जो शासन काल था 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अब देखो, सल्तनत काल का जो समय था 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, सल्तनत काल की शुरुआत कब हुई थी? 1206 ईस्वी में, जब गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ था। और इसका जो अंत हुआ कब हुआ? 1526 ईस्वी में। ठीक है, जब लास्ट में लोधी वंश का शासन था। तो लोधी वंश के शासन के बाद जो सल्तनत काल था दिल्ली सल्तनत, इसका पतन हो गया। अब देखो, सल्तनत काल में जितने भी वंश हुए हैं इनमें से पहला आता है गुलाम वंश। ठीक है, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1290 ईस्वी में इसका समापन हुआ था। इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश। ठीक है, इन चार वंशों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इन चार वंशों से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे लोधी वंश के बारे में। अब बात करें लोधी वंश की, तो लोधी वंश का जो शासनकाल शुरू हुआ 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, 1451 ईस्वी में तो लोधी वंश की शुरुआत हुई और 1526 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है लोधी वंश सल्तनत काल के क्रम में पांचवा और अंतिम वंश था। ठीक है, सल्तनत काल में कितने वंश हुए? 5 वंश हुए, और जो लोधी वंश था वो 5वां वंश और अंतिम वंश भी था। अगला पॉइंट आता है इसमें, लोधी वंश मूल रूप से अफगान मूल का था। किस मूल का? अफगान मूल का। और इससे पहले जितने भी हमने ये वंश पढ़े थे ये किस मूल के थे? तुर्क मूल के। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू करने से पहले हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ा था। उसी समय से जब मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है और उसके बाद अपने जीते हुए प्रदेशों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है, तो उसी समय से होती है सल्तनत काल की शुरुआत। ठीक है, और जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो अभी इतिहास में हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। अगर आपको यह जानना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत कैसे हुई तो आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लोधी वंश के शासक। लोधी वंश के अंतर्गत मुख्यतः 3 शासक ही हुए हैं। ठीक है, पहला बहलोल लोधी, जिसका शासनकाल 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक था। ठीक है, और अगर सल्तनत काल के शासकों की बात की जाए तो जो बहलोल लोधी था इसका शासनकाल सबसे लंबा रहा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। सल्तनत काल के शासकों में जो सबसे लंबा शासनकाल रहा वो रहा बहलोल लोधी का। अब बहलोल लोधी के बाद लोधी वंश का अगला शासक बना सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी का जो शासनकाल रहा 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, और इसके बाद लोधी वंश का जो अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का शासनकाल 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, जिस सल्तनत काल की शुरुआत 1206 ईस्वी में हुई थी गुलाम वंश के साथ, 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोधी मारा गया तो इसके साथ साथ जो सल्तनत काल था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं थोड़ा लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश का जो पहला शासक था वो था बहलोल लोधी, और इसका जो शासनकाल था 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अब थोड़ा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना कैसे की। इससे पहले जब सैयद वंश का शासन था तो उस समय जो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, और इसका वजीर कौन था? इसका वजीर था हमीद खां। जब अलाउद्दीन आलम शाह को लगता है कि हमीद खां मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहा है तो ये क्या करता है? दिल्ली की सत्ता को छोड़ के बदायूं चला जाता है। और अब सत्ता का अधिकार किसके हाथ में रहता है? हमीद खां के हाथ में रहता है। तो इस बीच 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी क्या करता है? हमीद खां को युद्ध में पराजित करता है और इसके बाद लोधी वंश की स्थापना करता है। इस चीज़ को आप याद रखें कि लोधी वंश की स्थापना कैसे हुई। आगे बात करते हैं, 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जो बहलोल लोधी था वो बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे बात करते हैं,
दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर तुर्क मूल के शासकों का शासन था, लेकिन बहलोल लोदी पहला ऐसा शासक था जो अफगान मूल का था। ठीक है, और अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसीलिए बहलोल लोदी को जाता है। आगे बात करते हैं, बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। जब उसने दिल्ली में अपना शासन स्थापित कर दिया तो उस दौरान उसने बहलोल सिक्के का प्रचलन शुरू करवाया। आगे बात करते हैं, बहलोल लोदी ने अंतिम विजय अभियान ग्वालियर पर किया। इस आक्रमण के बदले में उसे वहां के शासक मान सिंह से 80 लाख टके मिले थे। ठीक है, बहलोल लोदी का अंतिम विजय अभियान कहाँ था? ग्वालियर पर था, और इस आक्रमण के बदले उसको 80 लाख टके मिले। किस शासक के द्वारा? राजा मान सिंह के द्वारा। आगे बात करते हैं, अहमद यादगार द्वारा रचित सलातीन ए अफगाना से लोदी वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो लोदी वंश की जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? सलातीन ए अफगाना से। और ये किसने लिखी? अहमद यादगार ने लिखी। आगे बात करते हैं, बहलोल लोदी की मृत्यु जुलाई 1489 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, कब हुई? जुलाई 1489 ईस्वी में। और इस प्रकार से लोदी वंश का जो प्रथम शासक था बहलोल लोदी, उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, बहलोल लोदी के बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोदी। ठीक है, और इसका जो शासन काल था 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। ठीक है, इस बात को आप याद रखें, 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। पहला पॉइंट आता है इसमें, बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सिकंदर लोदी हुआ। ठीक है, बहलोल लोदी के बाद कौन शासक बना? सिकंदर लोदी बना। और सिकंदर लोदी कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र था। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी का बचपन का नाम निजाम खां था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी में निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। अब देखो, जो सिकंदर लोदी था उसका बचपन का नाम क्या था? निजाम खां था। ठीक है, लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन पर कब बैठता है? 17 जुलाई 1489 ईस्वी को, जब बहलोल लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो किस नाम से बैठता है? सिकंदर शाह की उपाधि के नाम से दिल्ली के शासन पर बैठता है। और बाद में किस नाम से प्रसिद्ध होता है? सिकंदर लोदी के नाम से प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जब सिंहासन पर बैठता है उस समय किस उपाधि से बैठता है? सिकंदर शाह की उपाधि से बैठता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी एक स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। स्वर्णकार का मतलब सोनार। ठीक है, तो जो सिकंदर लोदी था वो एक सोनार हिंदू माँ की संतान था। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का दूसरा पुत्र था। बहलोल लोदी का सबसे बड़ा पुत्र बर्बर शाह था, जो जौनपुर का राज्यपाल था। सिकंदर लोदी से बड़ा भी उसका एक भाई था जिसका नाम क्या था? बर्बर शाह था। और बर्बर शाह जौनपुर का राज्यपाल था। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोदी वंश में जो 3 शासक हुए हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इनमें से जो सिकंदर लोदी था वो लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ। आगे बात करते हैं, अब सिकंदर लोदी ने अपने शासन व्यवस्था के दौरान कुछ कार्य किए। उनमें से सिकंदर लोदी के कुछ प्रमुख कार्य के बारे में बात करते हैं। पहला, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। इस बात को आप याद रखें, जो आगरा नगर था उसकी स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। और कब की? 1504 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, 1504 ईस्वी में तो उसने आगरा नगर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसने आगरा को प्रथम बार अपनी राजधानी बनाया? तो किसने बनाया? सिकंदर लोदी ने बनाया। ठीक है, कब बनाया? 1506 ईस्वी में बनाया। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने भूमि मापन के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था, जो 30 इंच का होता था। अब सिकंदर लोदी ने क्या किया? एक प्रमाणिक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। पैमाना क्या होता है? किसी चीज की माप के लिए बनाया गया मानक पैमाना कहलाता है। ठीक है, पैमाने को आपने स्केलों में भी देखा होगा, उसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, इस टाइप के पैमाने बने रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो डंडे बने रहते हैं, मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर से मिलकर बनता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो सिकंदर लोदी था उसने अपने शासन काल के दौरान एक प्रमाणिक पैमाना बनाया जिसको गजे सिकंदरी कहा जाता था।
और ये कितने का होता था, ये 30 इंच का होता था। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी के वजीर ने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, जो सिकंदर लोदी का वजीर था, सिकंदर लोदी का वजीर कौन था, मियाँ बोइया। ठीक है, और इसी ने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये है दिल्ली में। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी रचा करता था। जो सिकंदर लोदी था वो गुलरुखी उपनाम से क्या करता था, कविताओं की रचना भी करता था। किस नाम से करता था, गुलरुखी नाम से करता था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, सिकंदर लोदी ने अपने आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ फारसी भाषा में फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवाद कराया। सिकंदर ने क्या किया, संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का क्या करवाया, फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, सिकंदर लोदी ने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी की भी रचना की। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। शासक बनते ही सिकंदर लोदी ने क्या किया, सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए एक गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया, ताकि प्रजा के अंतर्गत क्या क्या चल रहा है इस बात की जानकारी उसे हो सके। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को क्या किया, कसाईयों को गौमांस तोलने के लिए दिया था। इसने क्या किया, नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़ा और उसके जो टुकड़े थे उनको कसाईयों को गौमांस तोलने के लिए दे दिया था। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन सिकंदर ने भी अपने शासनकाल के दौरान क्या किया, जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या है, एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों से वसूला जाता था। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी। ताजिया क्या है, हजरत इमाम हुसैन की याद से संबंधित कुछ जुलूस था। तो जो सिकंदर लोदी था उसने क्या किया, मुसलमानों को ताजिया निकालने पर भी रोक लगा दी। ठीक है, आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी ने मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों की मज़ारों पर जाने से रोक लगा दी। अब देखो, शासक बनते ही सिकंदर लोदी ने क्या किया कि जो मुसलमान स्त्रियां होंगी वो पीरों तथा संतों की मज़ारों पर नहीं जाएंगी। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुम्स, जिसे लूट का धन भी कहते थे, इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। सल्तनत काल के अंतर्गत हमने पढ़ा था, जब अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था उस समय यदि किसी राज्य को लूट लेते थे तो उसमें जो सुल्तान का हिस्सा होता था 3/4 होता था। ठीक है, और बाकी का हिस्सा सैनिकों का होता था। लेकिन सिकंदर लोदी सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया, जो जितना भी लूटा हुआ धन था उसमें अपना एक भी हिस्सा नहीं लिया। आगे बात करते हैं, सिकंदर लोदी की मृत्यु 15 नवंबर 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण हो गई थी। ठीक है, 15 नवंबर 1517 ईस्वी को क्या हुआ, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। कुछ गले की बीमारी हुई थी, इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अब आगे बात करते हैं लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी की अगर बात की जाए तो इसका जो शासनकाल रहा 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, पहला पॉइंट आता है इसमें, सिकंदर लोदी के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी उसका उत्तराधिकारी बना। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी बना लोदी वंश का तीसरा और अंतिम शासक। ठीक है, आगे बात करते हैं, इब्राहिम लोदी 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इब्राहिम शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। किस उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, इब्राहिम शाह। ठीक है, आगे बात करते हैं, 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई। आगे बात करते हैं, पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। अब देखो, दौलत खान लोदी और इब्राहिम का जो चाचा था आलम खां, ये इब्राहिम लोदी से नाराज थे। कुछ राजनीतिक कारण रहे होंगे जिस कारण से दौलत खान लोदी और आलम खां की इब्राहिम लोदी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को क्या किया, भारत पर आक्रमण करने का न्योता दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी।
अब देखो, दौलत खान लोधी और आलम खां पहले ही इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट थे। अब बाबर भारत आता है और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर क्या कर लेता है? इब्राहिम लोधी को पराजित कर लेता है और उसकी हत्या कर लेता है। कहा जाता है कि बाबर के पास बहुत छोटी सेना थी और जो इब्राहिम लोधी था इसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी। लेकिन बाबर के पास जो सेना थी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और मुस्तैद सेना थी। लेकिन इब्राहिम लोधी के पास जो सेना थी वो उतनी सुव्यवस्थित, सुसंगठित नहीं थी, जिस कारण से बाबर इब्राहिम लोधी को आसानी से हरा देता है। इस युद्ध के दौरान बाबर भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल करता है। बाबर के पास दो प्रसिद्ध तोपची थे जिनका नाम क्या था? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ठीक है। इनकी मदद से बाबर क्या कर लेता है? इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल करता है और इब्राहिम लोधी की जो विशाल सेना थी उसको ध्वस्त करता है। इब्राहिम लोधी को इस युद्ध में पराजित करके बाबर क्या कर लेता है? युद्ध स्थल पर ही मार देता है। और कहा जाता है कि सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान हुए उनमें से इब्राहिम लोधी इकलौता ऐसा सुल्तान था जो युद्ध स्थल पर मारा जाता है, ठीक है। अब देखो, जब 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का काल था वो समाप्त हो जाता है और इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। 1206 ईस्वी में सल्तनत काल की शुरुआत हुई और 1526 ईस्वी में सल्तनत काल का अंत हुआ। सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई? सल्तनत काल में कौन कौन से वंश आते हैं? सल्तनत काल का अंत कैसे हुआ? इस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस प्रकार से मध्यकालीन भारतीय इतिहास के क्रम में दिल्ली सल्तनत का जो हमारा टॉपिक था वो समाप्त होता है और इसके बाद हम या तो मुगल साम्राज्य को शुरू करेंगे या तो हम इसके बाद जो स्वतंत्र राज्य हुए हैं छोटे छोटे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सल्तनत काल की बात की जाए तो सल्तनत काल में हमने 5 वंश के बारे में पढ़ा: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट लोधी वंश। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर देखें। सल्तनत काल से संबंधित आपको सारी वीडियो या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।